नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हैं हम एक कंपनी जिसका कंपनी का नाम है वेलस्पून लिविंग। बेसिकली इनकी नाम से कुछ ऐसा लगता है कि इसको कुछ समझना आसान है, नहीं है। नाम से ऐसा कोई लगता नहीं, केवल एक वर्ड निकल के आता है जिसका नाम निकल के आती है लिविंग का। बस लिविंग एक शब्द निकल के आती है जो लगता है अच्छा लिविंग है। बाकी कुछ ऐसा शब्द इसमें मुझे कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। चलते हैं इसी कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि कंपनी क्या करती है पता है। वो होम टेक्सटाइल और टेक्सटाइल में कामकाज करती है। और साथ में देखा जा सकता है इसके पोटेंशियल को लेकर के इनके वेबसाइट्स पर जो हम विजिट किए, वेबसाइट इनकी क्या दर्शाती है, आखिर क्या क्या कामकाज करती है। कहती है क्वालिटी इनोवेशंस विथ होम लाइन्स। अब इसमें क्या निकल गया, जिसमें कहती है टेक्सटाइल में फॉर्म टू सेल्फ की बात करते हैं, 30 पेटेंट की बात करते हैं, होम टेक्सटाइल में बात करते हैं, जीरो फ्रेश वाटर की बात करते हैं, 50+ कंट्री में कामकाज करती है, वेल ट्रैक ट्रेसेबिलिटी देखने को मिलती है। ये कंपनी अपनी अपनी दावा सब करती है। तो हम जो आसपास चीज़ें मिलती हैं उसी पर चर्चा करने वाले हैं आज। जो कहती है होम एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेल स्पोन्स फ्लोरिंग और ये सारा जो कि प्रोडक्ट है इसके पास, जहाँ पे इनके पास रिटेल्स में है, एडवांस टेक्सटाइल है, रिटेलर सोल्यूशंस है। ये सारा काम काज करती नजर आती कंपनियाँ, क्योंकि इसका मार्केट में है स्टॉक लिस्टेड। तो हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले हम जानने के प्रयास करेंगे। लोग अक्सर सबसे पहले देखते हैं करंट प्राइस को। मैं करंट प्राइस को कोई भी महत्वता नहीं देता हूँ, क्योंकि ये एक आप जो प्राइस इसको देंगे, आपने जो प्राइस दिया वही प्राइस है। अर्थात कहने का मतलब ये स्टॉक जो प्राइस है ना, करंट मार्केट प्राइस, ये एक बनी बनी प्राइस है। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल, तीन चीज़ों से, तीन एक्सपेक्टों से इसको बनाई जाती है। इसी बेसिस पे ये मार्केट में रिएक्ट करती नजर आती है, चाहे इसमें खरीदारी का मौका मिले या बिकवाली का प्रेशर दिखे। हाँ, एक मेन चीज़ ये होता है किसी भी स्टॉक में, यदि किसी में बायर साइड और डिमांड और सप्लाई बढ़ती घटती रहती है, उसके हिसाब से प्राइस में मूवमेंटल होती रहती है। तो हम जानते हैं सबसे फंडामेंटल में क्या कहती है। फंडामेंटल में कहती है जो कि बुक वैल्यू है नियरली 46.5 के आसपास, अर्थात इसको कहा जा सकता है 46 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू है। और इसके बेसिस पे जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो कहती है करीब करीब कितना के 83 रुपये के आसपास। इससे इसको क्या माने, डबल माने, 2 टाइम्स। तो इसका क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू। और दूसरी बात क्या है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आती है, 7 रुपये के आसपास। और इसको बिक वैल्यू से हिसाब करें तो 7×6 = 42, अर्थात 6 टाइम के से ज़्यादा इंक्रीज करती नजर आती है इनकी बुक वैल्यू अर्निंग पर शेयर से। दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसके लिए, दूसरी एस्पेक्ट ये निकलती है, तो डेट्स का क्या परसेंटेज है। तो डेट्स के लिए कंपनी कहती है डेट्स इक्विटी रेशियो 0.58% के आसपास निकल के आती है। और करंट रेशियो भी इसके पास काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.72% के आसपास। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल जहाँ पे 30.9 के आसपास है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को आती है कि जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल में जो अक्सर क्या होता है, मैं कई बार चीज़ों को कहता हूँ और इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूँ। कई बार कुछ स्टॉक में अच्छी बड़ी ज़्यादा होती है, कहाँ से, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल से। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल की अर्थात क्या लगता है, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। ये बेसिकली प्राइस टू अर्निंग की बात करती है। लेकिन मुझे ऐसा आंकलन लगता है कि ये जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल की बात करती है वो केवल किसके लिए करती है, स्टैंड लॉन के हिसाब से करती है। और स्टैंड लॉन के बेसिस पे हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। इसको डिसाइड करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, इसको डिसाइड करने के लिए इसके कंसोलिडेटेड डेटा को चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए बेसिस पे उसके प्राइस टू अर्निंग को डिसाइड किया जा सकता है, जैसा मुझे लगता है। इस बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ के बेसिस पे, इस प्राइस के बेसिस पे देखा जाए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल की 30.9 है इंडस्ट्रियल पोटेंशियल्स, वहाँ पे प्राइस टू अर्निंग इस स्टॉक में काफ़ी कम है। अर्थात वैल्यूशंस देखने को यदि मिलते हैं, इसके बेस पे वैल्यूशन देखें इस स्टॉक का, तो इसके बेसिस पे क्या लगती है, मार्केट में ये भी सस्ता स्टॉक मिलती नजर आती है। किसके हिसाब से, इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों से सस्ता निकल के आती है। चलते हैं आगे, जहाँ पे आर करीब 16.1 और आर की भी 15.6 आसपास दर्शाती है। प्रमोटर की होल्डिंग तरफ देखा तो 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखा है तो करीब नियरली 3 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है, कहाँ से, बुक वैल्यू से और द करंट मार्केट प्राइस। और यहाँ पे डिपेंडेंसी किसके आती है,
यहाँ पे ये डिपेंडेंसी होती है मार्केट सेंटिमेंटल को लेकर के। और यहाँ पे डिविडेंड टेल के बाद तो 0.07% देती है। कंपनी के प्रोमोटर कोई प्लेस नहीं है स्टॉक में। और मार्केट कैप के बारे में कुछ कहना जरूरी है नहीं, क्योंकि मार्केट कैप के बारे में आपको पता है, मार्केट कैप हमेशा निकलता है नंबर ऑफ शेयर को हम क्या करते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं किसे, करंट प्राइस से, तो आपकी निवास निकलती है मार्केट कैप। ये था छोटा सा पार्ट। अब जानते हैं इस कंपनी के थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और क्या कहती है कंपनी के बारे में। कहती है वेलस्पून्स लिविंग जो कि लिमिटेड है, द पार्ट ऑफ द यूएस 2.7 मिलियन वेलपुस ग्रुप्स, अर्थात ये जो कि ग्रुप्स है इस ग्रुप में आती है, द वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड वेस में इनकी कामकाज करती है। और कहते हैं हम वर्ल्ड में सबसे एक बड़े द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चर है। द कंपनी ऑफर्ड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द होम एंड द टेक्निकल टेक्सटाइल्स सपोर्ट प्रोडक्ट पे कामकाज करती नजर आती कंपनी। अब हम एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे इसकी कहाँ पे, 52 की हाई और लो की तरफ। और वो देखने को ये आती है 52 की हाई तरफ देखा जाए तो कहती है 171 तक गया था, लो की साइड देखें तो कहती है करीब 92 रुपये तक गया था। अर्थात इसको 92 से लेकर देखा है तभी 2 टाइम्स इन्होंने क्रॉस नहीं किया है। और नियरली मुझे लगता है इनका 2 टाइम्स तो क्रॉस होना ही होगा, क्योंकि इसकी फिलहाल क्या थी, बुक वैल्यू के बेसिस पे देखा जाए तो बुक वैल्यू कितना था फिलहाल इसका, बुक वैल्यू था नियरली, बुक वैल्यू से प्राइस कितना था 3.25 टाइम्स इंक्रीज किया था एज ऑन डेट के हिसाब से। और वहाँ पे बॉटम पे और उससे जो नियरली टू टाइम्स के आसपास की कारोबार अभी नहीं हुआ है, तो 2 टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना है बॉटम से हाई के लिए, क्योंकि ये एक चार्ट के बेसिस पे हम देखने का प्रयास करते हैं और उसके चार्ट में क्या निकल के आती है। चार्ट में कोई भी आपको इंडिकेटर्स वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप इसको चाहो तो जितना भी इंडिकेटर का यूज करना हो कर सकते हैं। मैं केवल केवल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है चार्ट की ट्रेंडिंग की तरफ देखता हूँ आखिर क्या कहना चाहता है इस चार्ट की ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग देखिए, ट्रेंडिंग कुछ दिनों से क्या था, ट्रेंडिंग एक पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सेम प्राइस पे आसपास थी और यहाँ पे देखने को मिली, जो इसमें लगातार क्या थी, एक ही प्राइस के आसपास लंबे पीरियड तक कामकाज किया। और पीरियड में और इस तरह के उसके बाद प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में एक मोमेंटल आई। मोमेंटल कहाँ से स्टार्ट होती है, 2023 में स्टार्ट होती है मार्च में। उसके बाद यहाँ से मोमेंटल जब चालू होती है और इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ का होगा, इफेक्ट इफेक्ट के बाद होगा क्या, मार्केट क्या सस्टेन करती नजर आई या नहीं करती है, जिसमें देखा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो स्टॉक में क्या हुआ, इस पोजीशन के आसपास बार बार स्टॉक में आके खड़ी हुई थी। यहाँ पे स्टॉक में एक सडनली यहाँ पे तक आ गई थी, यहाँ पे देखने को आया, यहाँ पे सडनली कुछ पीरियड के लिए आई और ये देखने को मिला। और इसके बाद मार्केट ने जंप करती नजर आई कुछ पीरियड में। क्या लगता है ये जो फिलहाल जो पोजीशन देखने को मिला है, या वहाँ टच करती नजर आ सकती है, ऐसा लगता है। तो इसके आंकलन के लिए देखा या तो फिलहाल इस प्राइस के आसपास देखते हैं, इसका अभी फिलहाल टच करती नजर आती है, तो क्या अभी ऊपर सत्ता जा सकता है, इसके लिए आप इनको इंडिकेटर लगा करके यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इस स्टॉक के प्रति, हम केवल इसको समझने का प्रयास करते हैं इसका क्या क्या पोटेंशियल है मार्केट को लेकर। अब आते हैं अगला प्रॉब में। अगली प्रॉब कहती है जो इसका जो कि क्वार्टरली इनका रिजल्ट डेटा था, अर्थात जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कई बार हो सकता है गिरावट भी सिचुएशन देखने को मिली, लेकिन यदि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, अर्थात इनका लगातार एक अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आ सकती है। इसमें देखने को ये मिले जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आई, कब से 2000 लगातार यहाँ से देखा जाए 2022 के जून से लेकर अब तक लगातार इसमें क्या निकल के आया, 1900, 2100, 1800, फिर गिरावट आई थी, फिर 2100, 2100, 2500, मतलब एक बार क्वार्टर में अच्छी एक बार क्वार्टर में नहीं। अर्थात इनका देखा जाए टोटल प्रॉफिट की तरफ, टोटल प्रॉफिट कहती करीब 131 करोड़ के आसपास, और इससे पहले भी उन्होंने 200 करोड़ तक का प्रॉफिट बना रखा था, अर्थात 202, 223, 202। अर्थात ये नहीं कहा जा सकता जो स्टॉक ने अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आई है, इससे पहले भी परफॉर्मेंस कर चुकी है स्टॉक। ईयरली डेटा बेस में चलने का प्रयास करेंगे। ईयरली डेटा में सिंपल लेने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे केवल और केवल वाई हिसाब से देखा जाए। लोग समरी डेटा ज़्यादा देखना चाहते हैं, जो कि आजकल शॉर्ट टर्म का टाइम चल गया। लेकिन किसी कंपनी को समझने के लिए हम दो का से एस्पेक्ट को लेना चाहते हैं। एक तो उसका डेटा रेशियो वगैरह का लेते हैं, जो कि हम अपने एक बिजनेस को समझने के लिए लेते हैं, तो आपके बिजनेस में क्या सिचुएशन है। तो इसमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे सेल्स तो है करीब करीब 9,600 करोड़ तक पहुंचा था, 10,000 करोड़ तक आसपास सेल्स पहुंच गया है ईयरली बेसिस में।
उस 10,000 करोड़ के आसपास के सेल्स में जो प्रॉफिट की पार्ट रही, वो पार्ट रहती है 673 करोड़। यदि मैं केवल केवल सेल्स के बेसिस पे उसको नेट प्रॉफिट को कंपेयर करूं तो वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें सेल्स के फिगर आर्ट में तो अदर इनकम भी आती है। अदर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता, नहीं क्या करके केवल हम केवल सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट को कंपेयर करें, वो भी गलत है। तो ओवरऑल ये देखने को मिला जो प्रॉफिट यहाँ पे लगातार साल बाय साल, दर बाय साल, और ये लगातार इंक्रीज करती है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा सकता है जो वाई ओ वाई के हिसाब से स्टॉक ने टॉप ऑफ द ईयर एक प्रॉफिट गेन करती नजर आई है। इसके बाद देखते हैं एक चीज़ को, वो मैं चीज़ देखने का प्रयास करूंगा बैलेंस शीट में डेटर्स के पार्ट को, जो मैं हमेशा देखता हूँ। डेटर्स पार्ट कहना चाहते हैं तो करीब इसके पास कितना 1255 करोड़ का टोटल इनका पास डेटर है। तो हम एक कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। 1255 करोड़, 1255 करोड़ का क्या है, डेटर पड़ा, फंसा पड़ा हुआ है। और 1255 करोड़ का अर्थात 9,600 करोड़ का आसपास क्या है इनका, इनका सेल्स, जो सेल्स है। तो सेल्स के बेसिस पे 1255 करोड़ अर्थात कितना परसेंट हो जाती है, 10%, 12%, 12% से ज़्यादा अर्थात 12%, 15% मैं मान लेता हूँ इसको नियर अबाउट। तो 15% क्या है इनका, डेटर फंसा हुआ। मैं कुछ अलग अलग तरह के परसेंटेज देखता हूँ एक बिजनेस मॉडल को लेकर के। इनकी 15% की मार्जिन यहाँ पे देखने को मिली कि उनकी 15% मार्जिन है, वैसा फंसा हुआ है डेटर के पार्ट में। और 15% वाले में देखा गया इनका प्रॉफिट के पार्ट को एक कंपेयर करने के प्रयास करेंगे, किससे, डेटर के पार्ट से। यदि डेटर के पार्ट से उसको परसेंटेज देखें तो परसेंटेज को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं 1255 करोड़ का इनका फंसा पड़ा सा पैसा, उसके बेसिस पे ये प्रॉफिट कितना निकल के आते हैं, उसके बेसिस पे देखा जाए तो इनका ये 2 टाइम्स से ज़्यादा, नियर अबाउट द 2 टाइम्स मान लेता हूँ, 2 टाइम्स इनका प्रॉफिट का 2 टाइम्स फंसा हुआ है कहाँ पे, मार्केट में पैसा। और इसको यदि दूसरे एंगल से देखें तो जो मार्केट में पैसा फंसा है उसका नियर अबाउट कितना है, 0.50%, 50% पड़ा हुआ है प्रॉफिट। इन केस आजकल मार्केट बड़ा क्या है, डिफिकल्ट है। मार्केट में क्यों डिफिकल्ट है, मार्केट में हो सकता है कई बार पैसा नहीं आता, कई बार पैसा डिले आता है, कई बार बैंक करप्ट हो जाते हैं कंपनियां, तो उसका क्या सिचुएशन बनती है, इसीलिए हम इसको कंपेयर करने का प्रयास करते हैं। और रेशियो क्या कहती है इसके बारे में, रेशियो कहती है इसके पास डेटर का पैसा जो है कितने दिन में आता है, नियरली 47 दिन में आता है पैसा। अर्थात इसको 2 महीने मान लेते हैं, 2 महीने में पैसा आता है, 2 महीने में 12 से 15% के आसपास के पैसे होल्ड होती है। और उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट पार्ट है, वो पार्ट जो है वो क्या निकल के आती है, वो प्रॉफिट के पार्ट नियरली टोटल डेटर का 0.50% के आसपास देखने को मिली है। अर्थात डेटर के पार्ट से नेट प्रॉफिट के पास से डबल वो देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। आगे कहती है इन्वेस्टमेंट पार्ट में, इन्वेस्टमेंट क्या ना क्या क्या कहना चाहता है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में ये देखने को मिला जो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% के आसपास जो है, उसमें से बेसिकली गोयनका ग्रुप की कंपनी है, शायद बालकृष्णा गोयनका एज ट्रस्टी ऑफ द वेलफेयर ग्रुप्स मेकर, और गोयनका ग्रुप की कंपनी है। यहाँ की वेबसाइट पे ऐसा नाम नहीं लिखा था क्या, गोयनका ग्रुप से कंपनी कहती है आवर स्टोरी की बात करती हैं, यहाँ पे स्टोरी लिखती नजर आती कंपनी, कहती है अबाउट इसमें हमारे पास स्टोरी क्या है, वी आर द, कहती है वेलफेयर वर्ल्ड इज वन वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल मोटिव्स glomeratic with the revenue of the 555 billions, with the business in the line pipes, home textile product, infrastructures, warehouse, steel, oil and gas, advanced textile and the floating solutions में काम काज, मतलब ढेर सारा बिजनेस है इनका। और जो एक चीज जो पता चलता है ना, जो हम कहते हैं, जो यहाँ पे डेटा आती है, वो मैं कहता नहीं हूँ, जो डेटा यहाँ पे आती है किसके बेसिस पे, वो डेटा आती है पोटेंशियल को लेकर के। जो पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्राइस टू अर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो प्राइस टू अर्निंग में क्या दिखाते हैं, केवल उस इंडस्ट्रीज के दिखाता है, लेकिन बेसिकली इनकी इंडस्ट्रीज और काम काज तो करती है ना कंपनियाँ, उनकी पोटेंशियल से कंपेयर तो करती नहीं है इसको। तो चलते हैं इसको, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख रहे थे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या नजर आती थी, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ये नजर आती थी इनके पास जो गोयनका ग्रुप्स के बाद एफआई की पोजीशन करीब 7% के आसपास, डीआई की पोजीशन लगातार उसी के आसपास बनी हुई है, कुछ फेरबदल है नहीं।
और उसके बाद यदि पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक की पोजीशन करीब देखने को करीब 15% के आसपास की है। उसमें भी कुछ बड़े नाम निकल के, जहाँ पे आकाश वंशाली करके आदि, इनके पास ये सुपर इन्वेस्टर हैं या ऐसा कुछ है। तो कहा जा सकता है ये सुपर इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इनकी ढेर सारे कंपनियों में इन्होंने अपनी अलग अलग पोजीशन बना रखी है, कहीं पे 2%, कहीं पे 3%, मतलब एक बड़े सुपर इन्वेस्टर हैं यहाँ पे। उसके बाद एक आती है ब्लू डायमंड्स प्रॉपर्टीज लिमिटेड, इनके पास भी एक होल्डिंग देखने को मिला। क्या ये भी सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काम करती कहती है? नहीं, ये केवल एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड देखने को फिलहाल मिलती है, और ये बार बार अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करती नजर आती है। मतलब ये भी अलग अलग कंपनियों में, जैसे आइनॉक्स वर्ल्ड एनर्जी में इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो ये इस तरह से इनका इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। मतलब ऑलमोस्ट ये देखा जा सकता है यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो जो पब्लिक की पोजीशंस हैं उससे उसी के आसपास देखा जाए। यदि 15% की पब्लिक पोजीशन है तो 15% के आसपास, 7-5-12% के आसपास पब्लिक की पोजीशन है, किसके? FI और DI की पोजीशन बढ़ती नजर आती है। अब आते हैं अदर में। अदर में क्या होना आता है? इसकी खुद की कंपनी का ही फंड है, जो कि आज देखा जा सकता है इनकी खुद की एम्प्लॉय फंड है, उनकी पोजीशन, अर्थात इनकी इनकी खुद की फंड है, प्रोमोटर्स होल्डिंग का ही कर, उसकी उसके इंटरनल कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है इसको। तो हमने बेसिकली क्या समझने का प्रयास किया? हम बेसिकली समझते हैं किसी बिजनेस को, जो आपके पैसे फंसे हुए हैं, पैसे का क्या रिकवरी हुई, लेटेस्ट अपडेट में क्या निकल के आती है। कहती है कंप्लायंस रिटर्न ऑन द लॉस ऑफ सर्टिफिकेट की बात करती है, बोर्ड मीटिंग ऑफ द विलपुल, और बोर्ड मीटिंग की बात करती है, और 1 जुलाई के इसमें बोर्ड मीटिंग हुआ था। बोर्ड मीटिंग क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ था? बोर्ड मीटिंग में क्या, 1 जुलाई को बोर्ड मीटिंग हुआ, उसमें कंपनी ने कहा जो एलिगेशन द कंपनी ऑब्जेक्टिव 100% रिन्यूएबल एनर्जी, 100% renewable energy consumer by the year 2030 तक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज द मीटिंग has told the of approval after during the evaluation of the various proposal presentation and the equities investment and the exceeding charge 4 crore for the acquiring maintaining up to 26% equity share capital of the Bhargavi Renewables Private Limited, a special purpose vehicle for the setting up the 18 megawatts grants mounted solar power plants for supply of the power to WAPI facility, which is the could be the make and the company WAPI facility up to 60% are renewable energy in the financial year 25। अर्थात देखिए आजकल एक टैग लग जाती है, मैं इसको क्यों कहता हूँ कंपेयर करने के लिए नहीं, कई बार जो ये बिल्कुल ही नहीं कहा सकता, लोग अक्सर इसको देखते हैं, कहते हैं अच्छा इसकी वैल्यूएशन तो काफ़ी कम है इसके बेसिस पे, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्रियल की जो है चीज़ में तो इसमें कम है, और इंडस्ट्रियल तो काफ़ी बड़ा है, इसके बेसिस पे इसका वैल्यूएशन काफ़ी कम निकल के आता है, वैल्यूएशन बढ़ेगी। मैं कहता हूँ ये वैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एक कंपनी यदि ये कंसोलिडेटेड डेटा है तो कंपनी अदर बिजनेस करती है, और यही डेटा यहाँ पे निकल के आ गई। अब कंपनी जो है मेन कंपनी क्या करती है, कंपनी के सेक्टर क्या है उसकी चर्चा करें तो कंपनी सेक्टर क्या कहती है? कंपनी के सेक्टर कहती है ये अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाती है, और इसको कंपेयर किससे करते हैं? टेक्सटाइल प्रोडक्ट से करते हैं। और यहाँ पे जब आप इसकी डेटेड देखें तो कंपनी कहाँ पे कामकाज करती नजर आती है? कंपनी कामकाज करती नजर आती है कहाँ पे? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो जहाँ जो टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगी, उसके बेनिफिट होगा, तो किसका बेनिफिट होगा? ऑलरेडी उसका बेनिफिट होगा, तो फिर उसको उससे इंडस्ट्रियल पोटेंशियल से कंपेयर किया नहीं जा सकता, उससे वैल्यूएशन को पता नहीं चलेगा जाके ये वैल्यूएशन जो है, जो पी था वो पी ज़्यादा है या कम है, उसको कैसे किया जा सकता? उसको कंपेयर करने के लिए फिर अदर जितने भी इनकी अदर पी है उसको सब कंपेयर करना चाहिए। ये मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन लगता है, जिसको समझने के लिए मुझे लगता है ना मार्केट के पोटेंशियल को लेकर के चर्चा करना चाहिए। मार्केट का आखिरी पोटेंशियल क्या है? वैल्यूएशन तो ये कहना मुश्किल है इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों मैं कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को भी। स्टॉक में एक चीज़ बिल्कुल देखना चाहिए, वो सेगमेंट वाइज, और सेगमेंट वाइज भी एक बात पता चलता है। यदि मैं फाइनेंशियल में जाऊँ और सेगमेंट वाइज भी डिटेल आती है, मैं यहाँ पे एक जाता हूँ BSE पे, BSE में फाइनेंशियल में एक सेगमेंट वाइज आती है, मैं ज़रा देखने का प्रयास करूँ आखिर कहाँ पे आती है चीज़ें। रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट एक्शन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट एक्शन मीटिंग, फाइनेंशियल में जाता हूँ, रिजल्ट रिजल्ट में जाता हूँ, रिजल्ट में जाने के बाद यहाँ पे सेगमेंट वाइज कुछ आता नहीं है, इसमें सेगमेंट वाइज कुछ आती नहीं है। कहीं कहीं पे देखने को मिलती है कि सेगमेंट वाइज भी आती है, तो सेगमेंट वाइज उसको कंपेयर करके देखना अच्छा किस सेगमेंट में किसकी अच्छी बेनिफिशियल नजर आती है इसके पोटेंशियल। तो हम इसको समझने का प्रयास कर रहे थे इस स्टॉक के बारे में, जिसका पोटेंशियल लोग लेकर के या फिर पोटेंशियल में
आगे एक्सपेक्टेशन को लेकर के, तो क्या इसकी वैल्यूएशन क्या निकल के आती है, तो ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, ट्रेंडिंग ये दर्शाती है जो आज के टाइम में यदि किसी स्टॉक में एक क्या कहते हैं ना, एक आरई का लोगो लग गया, और अर्थात में आरई के सेक्टर में आ गई, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आया है, तो मार्केट, इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है इस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को लेकर एक्टिव है, जो मार्केट उसको पोटेंशियल की तरफ ध्यान देते हुए आगे मोमेंटल रैली निकालती नजर आ सकती है कंपनी की परफॉर्मेंस। और ऐसे टेक्सटाइल बिजनेस तो आई इसका। दोस्तों हम बात कर रहे थे आज वेलस्पून लिविंग लिमिटेड के बारे में। एज ऑन डेट हम परफॉर्मेंस की चर्चा करते हैं, और वो परफॉर्मेंस की चर्चा क्या करने वाले हैं वो हम चलते हैं, समझते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या पोटेंशियल लेके हम इसको चलने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इस कंपनी के जहाँ पे हम इसको चर्चा कर रहे हैं। देखा जाए तो इसकी क्या निकल के आती है, उसमें हम इसको एक चार्ट बेसिस पे देखें, जहाँ पे कौन सी चार्ट थी, नियर अबाउट द, यहाँ पे नहीं, मैं दोबारा मुझे लगता है सर्च करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे पीयर्स क्या आता है, यहाँ पे कई बार कंपेयर करने के टाइम पे ऐसा कहता है ना पीयर्स में, यहाँ पे पीयर क्या है, वीटीएल है, सौम्या है, ट्रिडेंट है, अर्थात देखिए यहाँ के पीयर्स में यदि कंपेयर करेंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि इसका पी तो कंपनी अलग अलग काम करती है ये, और ये फिर अभी रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम काज करती नजर आ रही है, इसका मतलब पोटेंशियल उसका इसका यहाँ से भी आ रहा है ना। इसीलिए मैं पी पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, जो मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा है कम है ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है जो मार्केट में इसकी पोटेंशियल को लेकर के क्या चलती है, और वो निकलती नज़र आती है। मैं दोबारा इसको सर्च करने का प्रयास करता हूँ वेलपुल्स को लेकर के। और यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसके एज ऑन डेट परफॉर्मेंस बताती है, जो क्या परफॉर्मेंस है इस स्टॉक में। देखा गया कि अभी 10 सालों में परफॉर्मेंस क्या है, जो जंप कर चुका है 10 सालों में 700% के आसपास, नियर अबाउट 3 सालों में, 2 सालों में अच्छा, और 1 साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे, और कुछ दिनों से लगातार करता नजर आता है, क्योंकि इसका चार्ट में क्या निकल के आती है, चार्ट में निकल के ये आती है इनका पोटेंशियल में लगातार अलग अलग चीज़ें ऐड होगा तो मार्केट में इसको पोटेंशियल लगातार बढ़ती आ सकती है, क्योंकि मार्केट वही तरह इंस्पेक्शन करती नजर आती है कंपनी के बारे में। यहाँ पे देखिए इसका पीयर्स कंपनी क्या था, और यहाँ पे देखिए कई बार कंपेयर करने के टाइम पे हम बताते हैं, यहाँ पे पीयर्स कंपनी क्या इसका नाम निकल के आती है, यह था गार्वेज, और यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन था, सौम्या, सौम्या है यहाँ पे, कभी सौम्या नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखने को आते हैं टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर कौन सी कंपनी है, इसको अक्सर लोग कहते हैं यार यहाँ से ना कंपेयर किया जा सकता है, मैं कहता हूँ यहाँ से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखने को इस टेक्सटाइल के अंदर सबसे अच्छी क्या है, सबसे अच्छे बेटर परफॉर्मेंस करती है, लेकिन क्या ये टेक्सटाइल ही काम काज करती है या और भी करती है, और इससे अच्छा देखने को डिमांड का पी काफ़ी कम है, इसका मतलब डिमांड का तो वैल्यूएशन तो काफ़ी बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड हो, या फिर क्वार्टरली प्रॉफिट की बार हो, या सेल्स इन द क्वार्टरली बेसिस का हो, तो ये भी सारा इफेक्ट करता है। आरओसी की तरफ देखा जाए तो आरओसी किसका बेहतर है, तो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग चीज़ें किया जा सकता है, समझा जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।